बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। 30 अगस्त और पाकिस्तान में जुमे की सुबह। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहले याद दहानी कि सोशल मीडिया फायरवॉल को नाकाम बनाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक नहीं किया। व्लॉग देखने के बाद इसे लाइक कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए और इसके लिंक को व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए। अब आते हैं आज की खबरों की तरफ। आज की पहली खबर आपके सामने रखनी है कि 14 अगस्त जो आपका, मेरा, हम सब का यौम आज़ादी था, एन उस दिन, यौम आज़ादी वाले दिन, मोहम्मद अकरम जो कि डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल हैं, उनको उनकी अहलिया और बच्चों के सामने तशद्दुद करते हुए जेल के अंदर से, जेल कॉलोनी के अंदर उनका जो घर है वहाँ से उन्हें अगवा किया गया। आज 15-16 दिन होने वाले हैं। उनके छोटे बच्चे और उनकी हामला बीवी दर बदर ठोकरें खा रहे हैं ये पता करने के लिए कि मोहम्मद अकरम कहाँ हैं, किस हाल में हैं, जिंदा हैं, उनकी क्या पोजीशन है। वो बीमार थे लेकिन उनको मेडिसिन दी जा रही है कि नहीं, वो सेहतयाब है, नहीं है, किस हाल में है, ये किसी को नहीं पता। और उनकी बेगम बार बार अदालतों से रुजू कर रही हैं लेकिन अदालतें भी किसी किस्म का उनको जवाब देने से कासर हैं। अब मोहम्मद अकरम जो हैं वो महकमा जेल खानाजात की जो पुलिस है उसमें ग्रेड 17-18 के अफसर हैं। उनको जेल के अंदर से, उनके घर से उठाया गया है और इस तरह से पहले जो सरकारी अफसरान हैं उनके साथ कभी ऐसे नहीं किया जाता। अगर उन्होंने कोई जुर्म किया है, अगर उन्होंने कोई अपने जो उनका ओहदा है उस पर रहते हुए उन्होंने कोई जराइम किए या इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया या कोई TORs की पामाली की या कोई SOPs की पामाली की तो महकमाना कार्रवाई उनके खिलाफ हो सकती है। उन्हें मुअत्तल किया जा सकता है, उन्हें सस्पेंड किया जा सकता है, उनके खिलाफ महकमाना कार्रवाई शुरू की जा सकती है और अगर कोई संगीन सबूत हैं तो अदालत के अंदर पेश करके उनको सज़ा दिलवाई जा सकती है। लेकिन ये सब कुछ वतन अजीज़ में नहीं किया जा रहा बल्कि मोहम्मद अकरम को गायब कर दिया गया है, बिल्कुल अगवा करके। किसी को नहीं पता कि मोहम्मद अकरम पिछले 15-20 दिन से कहाँ हैं। अब उनकी बीवी, क्योंकि अदालत चली गई, उनकी बीवी हामला है उनके बच्चे के साथ और वो अदालत गई अपने शौहर का पता करने के लिए, तो उनकी बीवी को एक तोहफा दिया गया। रात के 2:20, जी हाँ, रात के 2:20 पर पाकिस्तान की एजेंसीज ने उनके घर पर धावा बोला, उनकी हामला बीवी को और छोटे बच्चों को। और यहाँ पर आप एक बात जहन में रखिएगा कि मोहम्मद अकरम का एक छोटा बच्चा है जो अंडरवेट है, जिसके दिल में सुराख है और उसकी ओपन हार्ट सर्जरी हो चुकी है हाल ही में और वो अभी भी शदीद बीमार है वो बच्चा। उस बच्चे समेत माँ और बच्चों को एक कमरे में ज़बरदस्ती बंद किया गया, धक्के देते हुए बाहर से दरवाज़ा बंद किया गया और पूरे घर की तलाशी ली गई। फिर जिस कमरे में उनको बंद किया था उस कमरे से भी बच्चों और माँ को एक दूसरे कमरे में शिफ्ट किया गया, वहाँ पर भी ताला लगाकर उनको बाहर से फिर पूरे घर की, ये सुबह 5 बजे तक, मतलब कि ये तकरीबन 2.5-3 घंटे ये तलाशी जारी रही। और उसके बाद उनकी जो बेगम है उनको वो ये बता के गए एजेंसीज वाले लोग कि आप अदालतों में मत जाएं, अदालतों से आपको कुछ नहीं मिलना। उनको ये कहा कि मोहम्मद अकरम ज़िंदा हैं, हमारे पास हैं, उनको दवाई भी हम दे रहे हैं, वो आ जाएंगे जब उन्होंने आना हुआ। फ़िलहाल आप किसी अदालत में ना जाएं। ये अब उनकी बीवी ने जो उनके साथ रात गए सलूक किया है ये उन्होंने अदालत बताया। लेकिन आप समझ रहे होंगे कि अखलाकियात की पस्ती, जुल्म यहाँ रुक गया होगा। आप ये समझते होंगे कि मामलात यहाँ पर पहुँच के रुक गए होंगे कि चलो एक बंदे को उनके घर से उठा लिया, एक सरकारी मुलाजिम की बीवी को धक्के मार लिए, बच्चों को एक कमरे में बंद कर लिया, उनके साथ ये सारी, मैं ये कहूँगा कि बदतमीज़ी कर ली, तो मामलात यहाँ रुक जाएंगे। लेकिन मामलात यहाँ नहीं रुके। जब मोहम्मद अकरम डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल की बीवी अदालत गई रुजू करने के लिए और ये बताने के लिए कि रात 2:20 से सुबह 5 बजे तक उनके घर में क्या होता रहा, तो ऐन उस वक्त जब वो अपने घर पे नहीं थी उनके घर पर एक नोटिस चस्पा किया गया। जी हाँ, उनके घर पर एक नोटिस चस्पा किया गया जिसमें 2 दिन की मोहलत दी गई है उनको कि आप घर खाली कर दें। अगर आपने घर खाली ना किया तो आपका बिजली और पानी काट दिया जाएगा। आपने करबला सुनी होगी, आपने करबला में होने वाले मजालम सुने होंगे। यहाँ पर आपको उससे ममासलत करती हुई चीज़ें नज़र आएंगी कि पानी बंद कर देंगे, बिजली बंद कर देंगे। और ये किस औरत को कह रही है? ये वही सरकारी इदारे हैं, पुलिस है, जेल खानाजात का डिपार्टमेंट है, जिनको इतनी ना गैरत है ना शर्म है कि मोहम्मद अकरम उनका कुलीग था
और उसकी बीवी जो हामला है और छोटे छोटे बच्चों की माँ है और उस घर में पनाह लिए हुए हैं, और मोहम्मद अकरम के पास और कोई सरकारी रहाइशगाह नहीं है। मोहम्मद अकरम के ख़िलाफ़ कोई अदारा जाती कार्रवाई शुरू नहीं हुई, मोहम्मद अकरम के ख़िलाफ़ कोई सज़ा नहीं सुनाई गई, मोहम्मद अकरम को कोई सस्पेंड नहीं किया गया, मुअत्तल नहीं किया गया, लेकिन उनकी ज़ौजा से और उनके बच्चों से, मग़वी के बच्चों और ज़ौजा से घर जो है वो ज़बरदस्ती खाली कराना है, उसके लिए ये नोटिस जो है वो चस्पा किया गया है। ये बेशर्मी का नोटिस जो है बड़ी शर्म के साथ या बड़ी गैरत के साथ ये बगैरती वाला जो नोटिफिकेशन चस्पा किया गया है, ये मुंह बोलता सबूत है जो इस वक्त जिस तरीके से मामला चल रहे हैं और ये रजीम मामला चला रही है। बहरहाल अगली ख़बर की तरफ आते हैं। जो अगली ख़बर है उसकी तरफ चलते हैं। जो मैंने मोहम्मद अकरम साहब की आपको कहानी सारी सुनाई है, इसके बाद अब अगली ख़बर की तरफ हम चलते हैं। एक तो जो पूरी हमारी रियासत की जो मैं कहूँगा कि एक कसम पुरसी है, और जो रियासत के हालात हैं वो तो मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन इससे अगली ख़बर जो है वो इससे भी ख़तरनाक है। वो ख़बर ये है कि DI खान में वालिद की फौतगी पर लेफ्टिनेंट कर्नल खालिद साहब थे। ये लेफ्टिनेंट कर्नल खालिद अपने 2 भाइयों और भांजे के साथ मस्जिद में बैठे हुए थे। वालिद फौत हुए तो ये अपने गांव गए, वहाँ पर ज़ाहिर है तदफीन करनी थी, उसके बाद लोगों ने पुरसा करना था, अफसोस करना था, दुआए फातिहा करनी थी। उसके लिए मस्जिद में बैठे लोगों से अफसोस ले रहे थे, दुआ ले रहे थे कि दहशतगर्द मस्जिद में दाखिल हुए, बंदूक के ज़ोर पर लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड खालिद और उनके दोनों भाइयों को और गालिबन भांजे को अगवा किया। पूरी अवाम के सामने बंदूक के जोर पर एक सर्विंग मिलिट्री के कर्नल को, लेफ्टिनेंट कर्नल को अगवा किया, उनके भाइयों को अगवा किया। भाई शायद एक असिस्टेंट कमिश्नर हैं और एक कोई नादरा में शायद काम करते हैं। भांजे को भी अगवा किया और वहाँ से उनको DI खान से उठा के ले गए। अब लेफ्टिनेंट कर्नल साहब का एक मैसेज सरफेस हुआ है। अब हमें नहीं पता, मुबैना ही कहेंगे कि ये मैसेज दुरुस्त है, गलत है, ये भी पता चलेगा। जो मीडिया में सर्कुलेट हो रहा है वो हम आपको सुनवा रहे हैं। ये ज़रा सुनिए वो अपने मैसेज में क्या कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम महफूज हैं, खैरियत से हैं, हुकूमत के ठिकानों से काफ़ी दूर आ चुके हैं और तालिबानों की तहवील में हैं। हमारी हुकूमत से और अपने बाला हुकाम से ये रिक्वेस्ट है कि वो जल्द से जल्द तालिबान के जो मुतालबात हैं वो मान लें ताकि हमें रिहाई मिल सके। और साथ अपने ख़ानदान और दोस्तों से ये गुजारिश है कि सोशल मीडिया के ऊपर या इधर उधर ज़्यादा शोरिया और बातचीत की ज़रूरत नहीं है, बल्कि बाला हुकाम से ये दरख्वास्त करें कि इनके मुतालबात मान लिए जाएँ ताकि हमें जल्द से जल्द रिहाई मिल जाए। जी, आपने सुन लिया। अब ये हालात वो बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमें दूर लेके आया गया है। अब पाकिस्तान की, शायद पाकिस्तान से ही बाहर ले गए हों या ऐसे हालात में ले गए हों जो पाकिस्तान का ऐसा इलाका हो जहाँ उन्हें पता हो वो महफूज हैं। अब इस चीज़ के ऊपर जैसा मैंने आपको कहा कि पाकिस्तान की जो कौम है वो अपनी फ़ौज से मोहब्बत करती है। हमारा हमेशा एतराज़ जो है वो फ़ौज का जो सियासी किरदार है उस पर है। अब क्या हम लेफ्टिनेंट कर्नल खालिद की इस अबडक्शन पे खुश होंगे जब बहुत सारे पाकिस्तानी और अबडक्ट हो रहे हैं, मोहम्मद अकरम की तरह के पाकिस्तानी जो 15-15 दिन से अबडक्ट हो रहे हैं और उनके घर वालों को उनका कोई पता नहीं, तो क्या हम इसको उससे मुमासरत करेंगे? नहीं, हम ये नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे दिलों के अंदर अल्लाह का खौफ है। हम चाहते हैं कि लेफ्टिनेंट कर्नल खालिद जो हैं वो फौरी तौर पर अपने घर, अपने प्यारों के साथ वापस आए और उनके घर वालों को उनकी जो आसूदगी है, उनकी जो हिफाजत है वो मैसर आए और घर वालों को पता हो कि हमारा प्यारा जो है वो किस हाल में है। हम बिल्कुल इतने संगदिल और बेहस नहीं हो सकते कि हम ये सोचें कि जब मोहम्मद अकरम या दूसरे लोग अगवा हो सकते हैं तो फिर ये भी अगवा हो सकते हैं। नहीं, हम इसकी कंडेमिनेशन करते हैं। हम बल्कि ये भी रियासत से कहते हैं कि जिन लोगों ने इन्हें अगवा किया उनके साथ दहशत गर्दों जैसा सलूक किया जाए, उन्हें करार वाकई सज़ा दी जाए और बाहिफाजत कर्नल साहब को और उनके भाइयों को और उनके भांजे को बहुत जल्द बाज़ेआब करवाया जाए। लेकिन साथ आपके लिए एक सवाल छोड़ देते हैं कि आप कर्नल साहब के घर वाले एक तकलीफ़ में से गुजर रहे होंगे, उनके साथी एक तकलीफ़ में से गुजर रहे होंगे, पूरी कौम ही, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि पूरी कौम अपनी फ़ौज से मोहब्बत करती है। हम सब अपनी फ़ौज से मोहब्बत करते हैं और हमारी फ़ौज के लेफ्टिनेंट कर्नल हैं। हम सब इस तकलीफ़ को महसूस कर रहे हैं। तो फिर मोहम्मद अकरम की तकलीफ़ को कोई क्यों महसूस नहीं कर रहा? उसकी बीवी की, उसके बच्चों की तकलीफ़ को क्यों कोई महसूस नहीं कर रहा? अगर कर्नल
कर्नल साहब पिछले 24 या 48 घंटे से अगवा हैं, तो मोहम्मद अकरम भी तो अगवा है। क्या रियासतों को ऐसे काम करने अच्छे लगते हैं? ऐसे काम तो दहशतगर्द करते हैं, ऐसे काम तो ऐसे लोग करते हैं जो किसी कानून को, इंसाफ को, ज़ाब्ते को नहीं मानते। रियासत तो ऐसे काम नहीं करती। तो इसलिए मेरी दस्तबदस्त आपसे दो गुजारिशात हैं। एक तो मोहम्मद अकरम को और जितने भी और लोग अबडक्टेड हैं इस टाइम सियासी तौर पर, उनको फौरी तौर पर छोड़ा जाए, फौरी तौर पर। और दूसरा, जिन्होंने लेफ्टिनेंट कर्नल खालिद साहब को अगवा किया हुआ है उनके खिलाफ ऑपरेशन किया जाए और कर्नल साहब को बाहिफाजत जो है वो छुड़वा कर अपने घर में लाया जाए। अगली खबर की तरफ चलते हैं। अगली खबर यह है कि इमरान खान साहब ने अपना एक पैगाम जारी किया है। उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर के लिए एक बरतानवी अखबार में उनका जो पैगाम है या नुक्ता नज़र है वो पब्लिश हुआ है, जिसमें उन्होंने कहा है कि उन्होंने सारी ज़िंदगी सीखा है और वो वापस देना चाहते हैं जो उन्होंने सीखा है, जो उनको अल्लाह मियाँ ने मौक़े दिए हैं सीखने के, और जो उनकी पर्सनैलिटी की स्ट्रेंथ्स हैं उनसे वो वापस पे बैक करना चाहते हैं सोसाइटी को, जहाँ भी वो कर सकें। हर जगह पर वो मदद करना चाहते हैं अपनी सोसाइटी की, और इसीलिए वो अगर चांसलर बनेंगे तो बेहतरीन तरीके से वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, उसके स्टूडेंट्स और उसके पूरे के पूरा जो भी उसका इकोसिस्टम है उसको बेहतरीन तरीके से वो जो है वो सर्व करेंगे। यहाँ ये आपको याद रहे कि इमरान खान दुनिया के सफ़े अव्वल के फिलंथ्रोपिस्ट हैं। 3 इंटरनेशनल कैंसर हॉस्पिटल बनाए जिनका जो मॉडल है वो पूरी दुनिया में कहीं नहीं, कि वहाँ कैंसर जैसे महंगे मर्ज का फ्री इलाज होता है। उसके बाद 2 यूनिवर्सिटीज़ बनाई और दूर अफ्तादा इलाके में बनाई, और उनमें एक यूनिवर्सिटी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के ऊपर बनाई, उस पर रिसर्च के ऊपर बनाई, जिसका केस भुगत रहे हैं इस टाइम 190 मिलियन, जिसे अल-कादर ट्रस्ट केस कहते हैं। और दूसरी यूनिवर्सिटी मियाँ वाली के दूर अफ्तादा इलाके में बनाई, जहाँ पर स्टूडेंट्स को ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी की डिग्री मिल रही है, और वो वहाँ गरीब लोगों के बच्चे जो हैं वो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की एजुकेशन भी ले रहे हैं और डिग्री भी ले रहे हैं। यही नहीं, इमरान खान ने 2 पार्टी सिस्टम तोड़ा, इमरान खान ने हुकूमत में आके एहसास प्रोग्राम चलाया, इमरान खान ने गरीबों को अपलिफ्ट करने की कोशिश की। इमरान खान के ज़माने में टेक्सटाइल के सेक्टर में 50,000 नई पावर लूम्स लगीं, जिससे लाखों लोगों को रोज़गार मिला, और उस टाइम काम करने वाले लोग जो हैं वो मुयस्सर नहीं थे, नौकरियां ज़्यादा मुयस्सर थीं। इमरान खान ने लोगों को गुर्बत की लकीर से निकाला। इमरान खान ने कैंसर हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटीज़ के अलावा, जो मैंने आपको बताया कि हुकूमत में रहते हुए किस तरह से गरीबों की जो पूरी की पूरी एक उनकी आप ये कहें कि निगहदाश्त की, और उसके साथ साथ इमरान खान ने सोसाइटल ऐसी रिफॉर्म्स की, चेंजेस की कि आने वाले वक्त में रियासत जो है वो ख्याल रखे डिप्राइव्ड, पिसे हुए तबके की। और हमेशा इमरान खान ने ऐसे चैलेंजेस, भले वो एनवायरनमेंट से रिलेटेड हों, भले 1 बिलियन ट्री लगाने की बातें हों, लेकिन हमेशा ऐसे काम किए जो पूरी दुनिया के लिए मिशल राह है। इसलिए इसमें कोई शक नहीं कि अगर इमरान खान का CV आप देखें तो उनसे बेहतरीन कैंडिडेट जो है वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर के लिए कोई हो नहीं सकता। अच्छा जी, अगली खबर जो आपके सामने रखेंगे वो मरियम नवाज साहबा ने ऐलान किया है कि सेहत के शोबे में अब वो इनकलाब लाने जा रही हैं। वो जो लोगों को घरों पे दवाइयाँ शवाइयाँ दे रही हैं उसके साथ उन्होंने एक ऐलान फरमाया है, लेकिन उसके साथ ही ये ऐलान नून लीग ने फरमाया है कि उनके अब्बा हजूर दवाई लेने के लिए लंदन जा रहे हैं। दवाई भी नहीं बल्कि चेकअप करने के लिए लंदन जा रहे हैं। तो ये कैसा सेहत में इनकलाब है कि आपके अपने अब्बा के लिए ना दवाई है पंजाब के अंदर, ना चेकअप है। किसी डॉक्टर से चेकअप भी करवा लें। मुझे वो एक वाकया याद आ गया, जब मैं मियाँ नवाज शरीफ साहब को मिलने गया जेल में, मेरे साथ 3 डॉक्टर्स गए, और उनमें से पंजाब जो इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी है उसके 2 बड़े सीनियर प्रोफेसर्स थे, वो गए। उन्होंने मियाँ साहब को ये समझाने की कोशिश की कि आपने पहले लंदन में एक सर्जरी की थी, और उसमें, मैं डॉक्टर नहीं हूँ मेडिकल, इसलिए मुझे उन टर्म्स का नहीं पता, तो बहरहाल जो भी अंदर पाइप था या वट एवर जो भी वेन थी उसको फाड़ दिया था सर्जरी के दौरान। तो उन्होंने, एक डॉक्टर साहब ने मेरे सामने मियाँ साहब की क्लास ली और उनको ये बताया कि हम पाकिस्तान में जितनी ज़्यादा सर्जरीज़ करते हैं एक दिन में, उतने डॉक्टर्स शायद 2 साल में या 3 साल में भी सर्जरीज़ नहीं करते यूके में। तो जितनी हम एक हफ्ते में सर्जरीज़ कर देते हैं, उनके पास वो नंबर नहीं, इसलिए उनकी उतनी प्रैक्टिस नहीं। अगर आपने कोई भी प्रोसीजर करवाना है तो यहाँ से करवाइए, हम उनसे ज़्यादा क्वालिफाइड हैं इन टर्म्स ऑफ हमारा एक्सपीरियंस एंड नंबर ऑफ केसेस जो हमने डील किए हुए हैं। ये बड़ी सरजनश के साथ उस डॉक्टर साहब ने मेरी मौजूदगी में, हम 5-6 लोग ही कमरे में थे, मियाँ साहब थे, 3 डॉक्टर थे, जेलर था, जेल का डॉक्टर था, और पीछे मियाँ साहब के वो जो डॉक्टर मशहूर ज़माना इरफान के क्या नाम था, वो बैठे हुए थे। तो हमारी मौजूदगी में दोनों डॉक्टर्स ने मियाँ साहब को कहा कि ये आप क्या आए दिन
ड्रामे का वर्ड तो नहीं उन्होंने कहा, लेकिन उन्होंने कहा शुरू कर देते हैं, अगर आपने यहाँ पर इलाज करवाएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेंगे। पर मियाँ साहब तो मुल्क से बाहर जाना चाहते थे, क्यों जाना चाहते थे वो आपको पता ही है। बहरहाल अब सेहत के शोबे में इनकलाब आना है, लेकिन अब्बे की दवाई और अब्बे का चेकअप जो है वो बाहर से ही होना है। अगली खबर आपके सामने रखेंगे, एटीसी के जज मोहम्मद अब्बास लापता हो गए। जी हाँ, एटीसी के जो जज हैं मोहम्मद अब्बास, वो लापता हो गए हैं। और ये वही जज है, याद कीजिए, जिनकी अदालत पे फायरिंग की गई थी, जिनका ट्रांसफार्मर तबाह कर दिया गया था सरगोदा के अंदर कि वो 9 मई के लोगों को ज़मानत ना दें। बहावलपुर में उनकी फैमिली के घर का गैस का मीटर उड़ा दिया गया था, बिजली का झूठा बिल डाला गया था, उनके घर पर, उनकी अदालत पर फायरिंग, और आखिर पर उन्हें अदालत के अंदर हफ्ज़े बेजा में रखा गया था और अगवा आलमोस्ट कर लिया गया था। लेकिन उन्होंने फिर भी दलेरी के साथ वही फैसला सुनाया था जो उन्होंने सुनाना था। और फिर जस्टिस शहजाद मलिक, जो अब सुप्रीम कोर्ट में आ गए हैं, पहले वो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, उन्होंने इस पर सख्त एक्शन लिया था। वो केस अभी भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। अब जज मोहम्मद अब्बास साहब लापता हैं। कल उन्होंने अदालत के अंदर समाअत करनी थी और ना वो अदालत पहुंचे, ना घर वालों को पता था, ना किसी को पता था। मुबैना तौर पर वो रिपोर्टेडली अब वो लापता है। उनका किसी को नहीं पता कि जज मोहम्मद अब्बास को कहाँ लेकर जाया गया है। अगली खबर सुन लीजिए, 3 पाकिस्तानी हॉकी खिलाड़ी वो खेलने गए हॉकी, ये कौमी खिलाड़ी हैं जी, नेशनल टीम के 3 खिलाड़ी हैं। वो हॉकी खेलने गए और गए नीदरलैंड, हॉलैंड भी जिसे कहते हैं, और पोलैंड, और वहाँ जाकर उन्होंने असाइलम ले लिया। जी हाँ, असाइलम सीख कर लिया, सियासी पनाह सीख कर ली उन्होंने कहा कि हमें पाकिस्तान में ख़तरा है, हमने यहाँ रहना। ये किसी आम शख्स की बात नहीं कर रहे, ये आपके नेशनल लेवल की हॉकी टीम की बात हो रही है। उन्होंने वहाँ जाके कहा कि हमें सियासी पनाह दे दी जाए। तो पाकिस्तान के जो हालात हैं, पाकिस्तान से जिस तरह से लोग भागना चाह रहे हैं, उसके हालात आप देख लें तो आपको खुद समझ आ जाएगी कि पाकिस्तान के अंदर इस टाइम हो क्या रहा है। अच्छा जी, अगली खबर जो आपके सामने रखेंगे वो है, बिजली इस्तेमाल करें या ना करें, पैसे आपको देने हैं। और ये अवैस लगारी साहब ने स्टेटमेंट ठोकी है और उन्होंने साथ बताया भी है, कन्फेशन किया है टेलीविज़न के ऊपर। जब उनसे सवाल पूछा, आरफा नूर बहुत बड़ी जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान की, बहुत ही बेहतरीन जर्नलिस्ट है, सिक्काबंद जो चंद अच्छे जर्नलिस्ट पाकिस्तान में मौजूद हैं उनमें से एक आरफा नूर हैं, जो एडिटोरियल पॉलिसी के ऊपर रहती हैं, जो उनकी अपनी है या कम अज़ कम वो दुरुस्त समझती हैं, और लफाफा जर्नलिज्म से बहुत दूर, कोसों दूर रह के वो ईमानदारी से अपना काम करने की कोशिश करती हैं। आरफा नूर साहबा ने ये सवाल पूछा तो उसके जवाब में अवैस लगारी ने एक किस्म का कन्फेशनल स्टेटमेंट दिया और ये कहा कि हाँ, 2018 से पहले जो बिजली के मंसूबे लगे, मतलब कि नवाज शरीफ साहब के ज़माने में, उनमें सूद की शरह इतनी है, कैपेसिटी पेमेंट्स इतनी है कि हमारा सारा पैसा उधर निकल जाता। तो अब आप बिजली इस्तेमाल करें ना करें, बिल देना पड़ना। लेकिन अगली 2 खबरें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तस्वीर आपको नहीं दिखा सकूंगा, धुंधली करके दिखाएंगे। ये मीटर रीडर है जो ओवर बिलिंग मीन ज़्यादा बिल आने की सूरत में किसी शहरी से बिल नहीं जमा करवाया गया, उसका मीटर काटने गए थे, उस शहरी ने आगे से 15 के 16 गोलियां इनकी टांगों में मार दी। अब ये मुझे नहीं पता, अल्लाह इनको ज़िंदगी दे, ये बचते हैं कि नहीं, ये आपको हम धुंधला करके दिखा रहे हैं क्योंकि यूट्यूब की ये पॉलिसी है। खून ही खून है ये सारे का सारा, इनकी टांगें बिल्कुल छलनी है। मैं आपको काश ये वीडियो दिखा सकूं क्लियर, लेकिन हम आपको धुंधली वीडियो ही दिखाएंगे। खून ही खून है हर तरफ, इनकी टांगें छलनी है 16 गोलियों से, और ये बहुत ही मुश्किल हालात में वहाँ बैठे हुए हैं। कसूर इनका ये कि ये मीटर काटने गए थे, मीटर उतारने गए थे, कनेक्शन काटने गए थे ऐसे शख्स का जो महंगी बिजली का बिल नहीं जमा करवा पाया था, और उसने गुस्से में आके आगे से गोलियां मार दी। यही नहीं, यहीं पर रहिएगा मेरे साथ, ये डॉन की 2 खबरें ये भी आपके सामने रखते हैं। ये भी यही हालात हैं। बहावलपुर में एक माँ ने खुद और अपने छोटे बच्चों को ट्रेन के सामने फेंक कर अपनी ज़िंदगी ले ली। गुर्बत से तंग इस माँ ने अपने बच्चों समेत ट्रेन के सामने कूदा और अपनी ज़िंदगी ले ली। यही नहीं, आगे सुनिए एक और खबर। ये डॉन की एक ही दिन की 2 स्टोरीज़ हैं। अगली खबर जो है वो आप देख सकते हैं कि उसमें एक शख्स ने खुद भी जहर पिया और बच्चों को भी जहर पिलाया, और वजह वहाँ भी गुर्बत, बिजली के बिल बने। ये कहानियाँ चल रही हैं। और दूसरी तरफ अवैस लगारी हमें क्या बता रहे हैं, बेटी उनकी बता रही है मैं सेहत का इनकलाब लेके आई हूँ, और बाप जो है वो लंदन में इलाज करवाना जा रहा है। ऊपर देखें तो लेफ्टिनेंट कर्नल खालिद को दहशतगर्द उठा के ले गए हैं, और उसके ऊपर देखें तो मोहम्मद अकरम डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल को हमने खुद अगवा करके रखा है मुल्क के वसी तर मफाद में। और उससे आगे देखें तो इमरान खान अगर पाकिस्तान के लिए कोई इज्जत समेट रहे हैं, चांसलर बन रहे हैं अगर,
ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के, तो हम वहाँ जाकर गंद डाल रहे हैं, वहाँ जाकर ऐसी ऐसी गंदी बातें कर रहे हैं कि पाकिस्तान की जग हसाई होए। तो यू कैन सी द मैस, और जिन्होंने ये मैस क्रिएट किया आप उनको भी देख सकते हैं और फिर उनके कॉन्फिडेंस को भी देख सकते हैं। अगली खबर आपके सामने रखेंगे कि IMF के साथ मुआहदा, सऊदी अरब से इन्वेस्टमेंट, चाइना से इन्वेस्टमेंट, ये सब कुछ तलत हुसैन बता रहे हैं। और आगे से शाहिद खाकान अब्बासी क्या कह रहे हैं, ये सुनिए। वो कह रहे हैं कि अक्टूबर नवंबर के अंदर IMF का मामला तय हो जाना है, सऊदीज की इन्वेस्टमेंट आ जानी है, दहशतगर्दी को हमने कंट्रोल कर लेना है, तो चाइनीज इन्वेस्टमेंट जो है वो सर चढ़ के बोलेंगे। आई एम जस्ट गिविंग मोटी मोटी चीजें जो हमें बताई जाती। योर टेक। सर ये कुछ खाम ख्याली है, यकीन करें। मैं थोड़ा बहुत इन मामला से मैं हमेशा पेसिमिस्टिक बात करते हुए घबराता हूं, मैं हमेशा आउटलुक करता हूं। सुन लिया आपने, तलत हुसैन साहब पूरी की पूरी एक राम कहानी बिल्ड कर रहे थे और उसके ऊपर फिर शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने जवाब दिया कि ये सब खाम ख्यालियाँ हैं, कोई ना इन्वेस्टमेंट हो रही है, कुछ नहीं हो रहा। वो जो हमें सब बताया गया था SIFC फलां फलां फलां, अब हम नहीं, अब ये या इनके अपने लोग या इंडिपेंडेंट लोग या कम अज़ कम इमरान खान के नाकद अब जो है वो खुल के कह रहे हैं कि ये सब ड्रामा है, ये सब मामला जो हैं ख़राब हैं। अब एक तरफ जी जो आपके औरी हैं, औरंगज़ेब औरी जो आपके वज़ीर ख़जाना है, वो एक तरफ नए टैक्स लगाने जा रहे हैं और दूसरी तरफ मिफ्ता इस्माइल ये बता रहे हैं कि जब वो वज़ीर ख़जाना थे और शहबाज शरीफ जब प्राइम मिनिस्टर थे तो मरियम नवाज़ उन्हें नए टैक्स नहीं लगाने देती थी। अगर वो कोशिश करते थे तो बाप से फ़ोन करवा के उन्हें रखवा देती थी, डराती थी, उन्हें डांट पड़वाती थी। और अब क्योंकि खुद चीफ मिनिस्टर बन गई हैं तो अब कहती हैं लगाओ टैक्स, क्योंकि उनकी मंजिल सिर्फ चीफ मिनिस्टर बनना था। ये नया इंकशाफ मिफ्ता इस्माइल साहब ने किया है। अच्छा जी, अगली खबर जो है वो ये है कि इंटरनेट जो पाकिस्तान में स्लो था वो अभी भी ठीक नहीं होगा। ये बताया है जनाब हमारे पाहाफिज़ ने, जो आपको पता है कि आपके अपने PTA के चेयरमैन हैं, मेजर जनरल रिटायर्ड पाहाफिज़। उन्होंने कहा है कि उन्होंने 27 अगस्त की डेट दी थी, अब वो पता नहीं अक्टूबर की डेट दे रहे हैं कि सितंबर की, गालिबन अक्टूबर की डेट दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अक्टूबर तक ये इंटरनेट ठीक होगा। तो आप खुद मामला देख लें कि पूरे पाकिस्तान में लोग कैसे बेरोज़गार हो रहे हैं और साथ साथ कह रहे हैं कि हमने डिजिटल पाकिस्तान बनाना है, हमने IT एक्सपोर्ट बढ़ानी है। इनको कुछ पता नहीं कि ये क्या कर रहे हैं। अच्छा जी, 9 मई वाक़यात के ऊपर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने खुद इंक्वायरी कमीशन बनाने का फ़ैसला किया है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने ख़त लिखा था जुडिशल कमीशन बनाने के लिए, जो ज़ाहिर है चौधरी साहब के प्रेशर के ऊपर जो पेशावर हाई कोर्ट थी उन्होंने इनकार कर दिया जजेस देने के लिए। अब उन्होंने कहा कि अगर अदलिया इसकी इंक्वायरी नहीं करती तो हम खुद इंक्वायरी कमीशन बनाएंगे। मेरा नहीं ख्याल कि दिस विल गो वेरी लॉन्ग, क्योंकि उसकी वजह यह है कि इसमें फिर ब्यूरोक्रेसी आएगी, दूसरे लोग होंगे, उन्होंने कहाँ से इंक्वायरी करनी है इस पर। तो अदलिया से ही अगर कोई बात की जाए, मेरे ओपिनियन में उन्हीं को कहा जाए कि आपकी जिम्मेदारी है, आप इसकी इंक्वायरी करें, तो वही बेहतर चीज़ होनी थी। खैबर पख्तूनख्वा ने सनतों को सस्ती बिजली देने का भी फैसला किया अपने सूबे के अंदर बिजनेस को बेहतर करने के लिए। उन्होंने जो डैम्स हैं, जो हाइड्रो डैम्स हैं, उनके करीब अब वो सनती जोन बनाना चाहते हैं ताकि वहाँ पे जो फैक्ट्रीज बने उन्हें सस्ती बिजली दी जाए। पहले 43 मेगावाट 43 मेगावाट का एक प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर पहले उन्होंने ये काम शुरू करने का सोचा है। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ कौंसिल के वर्किंग ग्रुप ने साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की कैद के हवाले से गहरी तशवीश का इज़हार किया। उनकी रिपोर्ट के बारे में तो आपको पहले ही पता है। अब उन्होंने गहरी तशवीश का इज़हार किया और बताया है कि इमरान खान को नाहक केसेस में पकड़ा हुआ है और उनको छोड़ा नहीं जा रहा, और UN के चार्टर के बहुत सारी चीज़ें ये ख़िलाफ़ हैं जो पाकिस्तान कर रहा है, और उस पर उन्होंने गहरी तशवीश का इज़हार किया है। और बहुत सारी खबरें हैं जो आपके सामने रखनी है। सिकंदर सुल्तान राजा साहब आज़रबाईजान गए हैं, इलेक्शन के मुबस्सर बन के, और भी लोग गए हैं और वहाँ धांधली पहले ही शुरू हो गई है, ये खबरें आ रही हैं। पुलिस अफसरान जो हैं वो आपका डाटा, ये जो आपका फ़ोन का डाटा है, इसको बेच रहे हैं लोगों को, ये खबर है। सैकड़ों लड़कियों को ब्लैकमेल करने वाला 17 साला पाकिस्तानी नौजवान, उसको सज़ा हुई है। रेकोडेक 11 अरब का जुर्माना इमरान खान ने बचाया था, ये बेच रहे हैं। और जाग पंजाबी जाग तेरी पग नू लग गया दाग, इस तरह की एक और बदकिस्मत और शर्मनाक मुहिम नई शुरू कर दी गई है। ये तमाम चीज़ें आज के पंजाबी वीलॉग में, और इसके अलावा भी कुछ खबरें डिस्कस करेंगे। मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।